हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग गवर्नर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा पार्ट 5 तक सेंट्रल गवर्नमेंट वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसमें सिर्फ कैग का जो कि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनका एक चैप्टर ही हम लोग करेंगे। तो उसी के साथ हम लोग कैग को भी निपटा देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग गवर्नर को अच्छे से देखते हैं, जो कि पार्ट 6 के अंतर्गत आता है। पार्ट 6 आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक आता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसको याद करने के लिए हम लोगों ने किया था 12, 36, 152। यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे स्टेट का डिफिनीसन मिलेगा आपको, स्टेट का डिफिनीसन। ये 3 आर्टिकल हम लोगों ने किया था। तो 12 के पहले हम लोगों ने देखा था नागरिकता तक का, 36 के पहले 35 तक देखा था फंडामेंटल राइट का। अब यहाँ पे 152 तक हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लिया। अब हम लोग 152 से लेके आगे बात करेंगे 237 तक, जो कि आता है स्टेट के अंतर्गत। जो स्टेट की मशीनरी होती हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग गवर्नर को देखेंगे, जो कि आर्टिकल 152 से आर्टिकल 162 तक इनकी चर्चा की जाती है। तो हम लोग एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, यहाँ से बहुत सारी सिमिलरिटीज भी मिलेंगी। जो प्रेसिडेंट का, जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट का किया, हूबहू कुछ चीज़ें सिर्फ डिफरेंट हैं जो कि राज्यपाल में भी पढ़ने हैं। इसके साथ में जैसे हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा, तो उनको भी पढ़ने के लिए जैसे प्रेसिडेंट से राज्यपाल का मैक्सिमम चीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग +11 करके आर्टिकल को समझ सकते हैं। ऐसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके सारी चीज़ें, तो -11 करके हम लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आगे हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नर के अंतर्गत इसकी नियुक्ति देखेंगे, शर्तें, शपथ, टर्म, और इसके साथ में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, उसके साथ में न्यायिक शक्ति, तो ये सब भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, हम लोग वो आर्टिकल्स को भी एक ही बार में देख लेंगे। तो इसके साथ में आपका गवर्नर का जो चैप्टर है एक बार में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग वही PYQ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बात करते हैं गवर्नर की। देखो, गवर्नर को लेके बहुत सारी चीज़ें आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे। कभी कभी न्यूज़ में आता है आर्टिकल्स में, द हिंदू वगैरह में, कि वो जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। या फिर कहीं कहीं आप लोग रबर स्टैंप की संकल्पना भी देखते हैं कि वो रबर स्टैंप की तरह है, जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में फंसे हुए हैं। या फिर और भी बहुत सारी चर्चाएँ आप देखते हैं। जब बंगाल में, जब इसके पहले अपने जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, आप लोगों ने एक लंबे समय तक एक विवाद देखा था कि चांसलर को लेके, उन सबको लेके चल रहा था। केरल में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे भी चांसलर वाली सेम प्रॉब्लम को लेके वही चीज़ें चली काफ़ी टाइम तक। इवन राज्यपाल को हटाने के लिए वहाँ पे विधेयक आने लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग न्यूज़ में देखते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे, आखिर जो राज्यपाल का पद है वो है क्या, उसके साथ में क्या राज्यपाल का पद सच में रबर स्टैम्प की तरह है या केंद्र की एजेंट की तरह है। या कुछ लोग बोलते हैं कि जो राज्यपाल का पद है वो फालतू का ही है, अब उसको हटा देना चाहिए। पहले था ब्रिटिश के टाइम पे तो ठीक था, अभी जब अगर हर एक जगह अपनी निर्वाचित सरकार है तो इनका फिर क्या काम है। तो हम लोग एक एक करके सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, PCS की या अदर एग्जाम्स की, तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें आपको PYQs भी मिलेंगे, सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप लोग एक वही मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट और PDF कल्चर से आगे हटके आप लोग अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि लास्ट में वही काम आने वाला है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग केंद्र सरकार तक देख लिया था। केंद्र सरकार पार्ट 5 में था, वो कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल 52 से लेके, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 151 तक, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने 147 आर्टिकल तक भी अच्छे से कर लिया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 148 से 151 जैसे कि मैंने बोला बाद में कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ, वो कैग का है। अब अगर 152 से स्टार्ट हो रहा है, 152 से लेके 237 तक जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 238 पार्ट 7 हटा दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग यूटीज में एंट्री करेंगे। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में आते कौन कौन है। जैसे आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि एक प्रेसिडेंट है, उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके साथ में हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल को भी वहीं देखा था। अब अगर यही चारों चीज़ जैसे मैंने बोला केंद्र में है, वैसे सेम चीज़ राज्य में भी है। अब राज्य में कौन कौन है,
राज्य में गवर्नर हो गए, ठीक है, गवर्नर के साथ में सीएम हो गए, सीएम के साथ में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और उसके बाद एडवोकेट जनरल हो गए, जिसे राज्य का महाधिवक्ता भी बोला जाता है। तो ये चारों किस में आते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इनका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 153 से 167 तक। जैसे कि मैंने बोला 152 में स्टेट की डिफिनीसन ही है, ठीक है। हम लोगों ने स्टेट की डिफिनीसन के लिए 4 शर्तें पढ़ी थी फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, याद होगा आर्टिकल 12। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि अगर कोई चीज़ बोला भी जाए कि आप लोग इसको कमेंट में बताइए, ये आपकी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि जितनी बार चीज़ें आप लोग रिकॉल करेंगे परमानेंट वही मेमोरी में जाएगी, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है, उसके साथ हमने उनका आर्टिकल्स देखा। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर ही सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नर। अब गवर्नर को देखते हैं, इनका आर्टिकल कहाँ से है? 152 से लेके 162 तक का आर्टिकल गवर्नर से रिलेटेड होता है। अब इसके साथ में हम लोग नियुक्ति की बात करते हैं। देखो, जो इनकी अपॉइंटमेंट को लेके है, अपॉइंटमेंट को लेके 2 चीज़ें पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ठीक है। एक, वो भारत के नागरिक होंगे, दूसरा 35 साल, ठीक है। 35 साल लेके, और हम लोगों ने किसका किसका पढ़ा था? वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनका 35 साल होता है, ठीक है। एज कितनी है इनकी? 35 साल। 2 चीज़ें बाद में, वो समझो कि बाद में जब नीड पड़ी तो उन चीज़ों को बाद में उनको जोड़ा गया। जैसे आप लोग इसमें बहुत सारे केसेस पढ़ते होंगे, जैसे एसआर बुम्बई केस पढ़ते हैं, जो कि गवर्नर को लेके इसमें काफ़ी सारे डिसीजंस आते हैं कि उनको हटाने को लेके क्या प्रोविजंस हो, कि क्या वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे, या फिर उनको जो है राज्य, जैसे आप लोग बीपी सिंह वाले केस में देखे होंगे, सॉरी बीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, या पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके कार्यकाल में जो है, जो गवर्नर्स थे उनके एक एक साथ 10-10, 15-15 गवर्नर का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, फिर वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनकी सरकार नहीं रहती है, वहाँ वाले गवर्नर को हटाते हैं, अपने लोगों को वहाँ पे लाते हैं। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चली थी। तो उसके बाद एसआर बुम्बई केस आया था, तो उसी सब चीज़ों से निकलते निकलते तो वहाँ पे 1-2 चीज़ें और आती हैं। वहाँ पे बात ये आती है कि जैसे जो राज्य सरकार है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे राज्य सरकार के अंतर्गत सीएम भी है जो कि इलेक्ट होके आ रहा है, और उसी टाइम पे जो वहाँ का गवर्नर है उसको जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, अगर वो जो है उसी स्टेट से रिलेटेड रहेगा तो उनका पॉलिटिकल एक वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो, उसके लिए क्या हो कि वो दूसरे स्टेट से होने चाहिए, यानी कि गवर्नर उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, उसे किसी और स्टेट से होना चाहिए। ये तीसरी है। चौथा, अगर एक चीज़ और देखा गया कि जो राष्ट्रपति हैं, या कहें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्र सरकार, जहाँ पे राष्ट्रपति आए, समझो उनके पीछे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 53 में देखा था कि कोई भी कार्य होगा तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, लेकिन उनको सलाह देने वाला कौन रहेगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि राष्ट्रपति या कहें कि केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग गवर्नर की नियुक्ति कर रही है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी, उनका जो अभी आप देख रहे होंगे जैसे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट को लेके, वही मैंने केरल का एग्जांपल दिया या वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया, तो ऐसे प्रॉब्लम पहले भी हो रही थी। तो वहाँ पे होता क्या था कि गवर्नर से अपना राय विमर्श करके, जैसे बिहार में आप लोग देखे होंगे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति शासन चलता है, तो 1991 के पहले आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति शासन की बारंबारता भी दिखती है, इसीलिए दिखती है क्योंकि जो वो पूरे के पूरे किससे मिलकर काम करें? सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका कोई अपना पर्सनल उत्तरदायित्व तो नहीं दिखता था, ठीक है। तो वहाँ पे जबकि उनके पास विवेकाधीन शक्ति भी है, जहाँ से वो राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई चीज़ भेजते हैं या फिर राष्ट्रपति शासन का लगाने की बात करते हैं, लेकिन उन सब से हट के जब ये राष्ट्रपति, तो वहीं पे एक चीज़ ये निकल के आता है, इतना बस आप समझो कि जो राष्ट्रपति हैं वो सीएम से परामर्श करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसका कई बार आप लोगों को उल्लंघन मिलता ही रहेगा। वैसे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सही से लागू हुए जरूरी भी तो नहीं है। तो सेम ऐसे एक गवर्नर का ये वाला भी है, ठीक है, भले ही परामर्श की बात की जाती है पर होती नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जरूरी है। ये मेंस में भी यहाँ से लगभग आपको ये क्वेश्चन तो यही मिल गया था गवर्नर को लेके, ठीक है। यूपीएससी के मेंस में 2022 वाले में आया था, 2022 या 2023 के आया था, ठीक है। तो
अब अगला बात करते हैं, इनकी शर्तों की बात करते हैं। तो पहला है कि ये सदस्य नहीं होंगे चाहे पार्लियामेंट हो, ठीक है, पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, या कहें कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, उनमें से किसी के मेंबर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर चुनाव के टाइम पे मेंबर हैं भी, तो जब ये अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसके पहले ही ये क्या करेंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि इनको किसी भी सदस्य के रूप में नहीं होना चाहिए, ना तो पार्लियामेंट ना तो लेजिस्लेचर। इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हम लोगों ने विस्तृत देखा था, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको व्यक्तिगत रूप से अगर कोई ये आपराधिक कार्यवाही भी अगर इनके ऊपर चलती है कि कहीं मान चलो कि व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे आपराधिक चीज़ों में शामिल है, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान उसकी भी सुनवाई नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नागरिक कानून से रिलेटेड अगर कोई मामला बनता है तो 2 महीने पहले इनको जो है एक नोटिस जारी की जाएगी। 2 महीने के नोटिस पे इन पे वो कार्रवाई चल सकती है, ठीक है। आपराधिक कार्रवाई पे नहीं होगी, लेकिन अगर कोई नागरिक कानून से जुड़ा रहेगा तो 2 महीने पहले इनको नोटिस मिलेगी, तो उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं इनके शपथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, वो इनको शपथ दिलाता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो वही सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को दिलाने वाले आईसीजे हैं, ठीक है। और फिर इनको कौन दिलाएंगे, ये भी गवर्नर हैं, मतलब स्टेट की सबसे बड़ी बॉडी है, तो इनको कौन दिलाएंगे, वही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा। इनके टर्म की बात करें, इनका टर्म तो वैसे सामान्यतः 5 साल का देखा जाता है, लेकिन उसके पहले भी इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपना पद धारण करते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो एसआर बुम्बई केस होता है, एसआर बुम्बई केस, ठीक है, इसमें जैसे प्रेसिडेंट रूल को लेके, प्रेसिडेंट रूल इनके टर्म को लेके, मतलब कि इनको हटाए जाने का जो इनका वो है, हटाए जाने के जो प्रोविजंस थे, हटाए जाने के जो प्रोविजंस थे, इसमें उन्होंने ये बताया कि आप प्रॉपर आप ग्राउंड बताओगे, ठीक है, कि आप किस ग्राउंड पे ये डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो ये केस कई बार ये पूछा जा चुका है कि राज्यपाल के इससे रिलेटेड कौन सा केस है, तो एसआर बुम्बई केस आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर जैसे गवर्नर की निधन हो जाता है तब, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा वही गवर्नर का पद तब तक वही जो है अस्थायी रूप से वही ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ छूट रही है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 7वां अमेंडमेंट पढ़ा था, 7वें अमेंडमेंट में हम लोगों ने 7 चीज़ों की बात करी थी, ठीक है। 7 क्या क्या 7, जैसे कि जो ABCD ग्रुप में जो स्टेट डिवाइड थे उनको हटा के 14 स्टेट और 6 यूटी बनता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक स्टेट के लिए अगर 2 या 2 से अधिक अगर कोई स्टेट है उनके लिए या यूटी हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट का, कॉमन हाई कोर्ट का हो सकता है, जैसे कि पंजाब हरियाणा के लिए जो है हरियाणा हाई कोर्ट। ऐसे आप लोग देखेंगे यूटीज का बहुत सारे का 3-4 का एक में है, नॉर्थ ईस्ट में असम का देखेंगे, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और 7वें अमेंडमेंट से ये भी आया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति हो सकती है, तो ये भी उसी में था, याद रखिएगा 7th अमेंडमेंट। अब बात करते हैं इसके साथ में राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं। इसमें हम लोग एक एक करके विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान चलो जैसे सेशन को बुलाने का कौन है, या फिर 1/6 जो नॉमिनेट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में, तो उनको कौन नियुक्त करता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो एक एक करके इसको देखते हैं। बात करते हैं कि विधायी शक्तियों की, इसमें सबसे पहला सेशन का आता है, ठीक है। इसमें आहूत यानी कि सेशन को बुलाने का काम कौन करता है, जैसे प्रेसिडेंट करते थे वैसे इनके पास पावर है। इसके साथ में सत्रवसान करने की, उसको विघटन करने की यानी कि डिजॉल्व करने की, ठीक है। लेकिन स्थगन करने की जो रहता था वो किसके पास रहता था, वो जैसे सेंट्रल के मामले में कौन देखता था, स्पीकर, वैसे स्टेट के मामले में जो स्टेट की जो विधायिका है उसके जो अध्यक्ष हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सेशन के मामले में सेशन को बुलाना, वो करना। और इसके साथ में जो जब पहला सेशन जब आता है तो वहाँ पे जब स्पीच दी जाती है, जैसे प्रेसिडेंट में आप लोगों ने देखा था स्पीच का, वैसे ये भी जब कोई सरकार आती है, ठीक है, पहली बार, उसके साथ में हर साल जब सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है,
तब ये स्पीच से अपना स्टार्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में जो है 1/6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, हमारे गवर्नर साहब। और ये कहाँ से करते हैं, लास्ट से करते हैं। लास्ट से मतलब कि वो लास्ट नहीं, एल से लिटरेचर है, ए से आर्ट्स है, एस से साइंस है, एस से सोशल साइंस सोसाइटी का है, और सी से क्या है, सी से हम लोगों ने देखा था कोऑपरेटिव से रिलेटेड। ठीक है, तो एल फॉर लिटरेचर, ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस, एस फॉर सोसाइटी और सी फॉर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो 1/6 मेंबर कहाँ से, लास्ट से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पहले ये करते थे, अब जो है जैसे कि 104वां अमेंडमेंट जब आया था, 104वें अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का चीज़ था उसको जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 104वें अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 104 अमेंडमेंट, इसको हम लोगों ने कैसे किया था, 4 SC एंड ST, 4 वर्ड्स। इसी में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एंग्लो इंडियन को भी हटाया गया था, एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब बात करते हैं किसी विधेयक को जब इनके पास में, जैसे हम लोगों ने विधायी कर ही रहे हैं, अब इसमें विधेयक को लेके भी इनके पास में पावर रहता है। तो समझो जैसे कोई विधेयक आया, अब इनके पास में जैसे प्रेसिडेंट के पास में 3 पावर रहते थे, या तो अपनी स्वीकृति दे ही ना, ठीक है, या फिर अपनी स्वीकृति दे दें, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें। अब अगर पुनर्विचार के लिए ये लौटा रहे हैं, लेकिन अगर एक बार फिर से अगर वही स्टेट लेजिस्लेचर अगर उनको फिर से पारित करके इनके पास भेजती है, तब ये बाध्य हो जाते हैं कि उस पर अपनी इनको सहमति देनी ही देनी है। ठीक है, सेम मामला इनके भी यहाँ भी लागू होता है। इनके पास में एक एक्स्ट्रा पावर विधेयक को लेके आ जाता है कि अगर कोई विधेयक, इसमें आप लोग देखेंगे कंपल्सरी भी है और वैसे भी है, तो इनके पास में एक पावर ये एक्स्ट्रा है कि अगर कोई चीज़ आई, ये राष्ट्रपति के विचार के लिए वो चीज़ रख सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ये जो है प्रेसिडेंट के विचार के लिए हमको रखना चाहिए, तो ये चौथे पावर के रूप में इसको भी यूज कर लेते हैं विधेयक के मामले में। बात करते हैं कि इसमें एक अनिवार्य है, जैसे जो अगर इनको लगता है कोई ऐसा विधेयक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि पास कर रही है जिससे हाई कोर्ट को खतरा हो सकता है, तो ये वाले मामले को ये अनिवार्य रूप से प्रेसिडेंट के विचारार्थ रख लेंगे। लेकिन जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि अगर कोई चीज़ इनके पास में ये राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे कोई भी विधेयक। अब राष्ट्रपति को ये नहीं है कि भाई तुमको 6 वीक में या 6 हफ्ते या फिर 6 महीने या 2 महीने में आपको इसे भेजना है। इनके पास में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, वो राष्ट्रपति की मर्जी है। ठीक है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, लेकिन मनी बिल के मामले में आप लोग देखेंगे सेम वही, जैसे क्योंकि वो गवर्नर की पूर्व अनुमति से आता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर को पावर इतना नहीं रहता है कि मनी बिल से रिलेटेड कि वो उसको करे। ठीक है, सामान्यतः ये जो है पास ही कर देते हैं जो मनी बिल वाले रहते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ में ऑर्डिनेंस का पावर। ऑर्डिनेंस कौन सा आर्टिकल है, 213। ठीक है, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में बताइएगा जो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस का पावर कौन से आर्टिकल से मिलता है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस का पावर इनके पास में है। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, जब या तो दोनों सत्र ना चल रहे हों या उनमें से कोई एक सत्र ना चल रहा हो, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इसके लिए लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब भी इनका सेशन स्टार्ट होगा तो 6 हफ्ते तक ही उसकी लिमिट रहती है। 6 वीक में अगर पास नहीं हुआ तो वो अपने आप लैप्स हो जाएगा जो भी ऑर्डिनेंस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति होती है हर 5 साल पे, ऐसे जो SPSC होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके साथ में जो कैग की रिपोर्ट होती है ये किसके पास में रखते हैं, विधायिका के सामने। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रखेंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना दिया गया है कि जो ये लोग रिपोर्ट देते हैं वो किसको देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, चाहे SPSC हो या फिर कैग हो, वो अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, गवर्नर को देंगे। अगर सेंट्रल में देना होगा, कैग किसको रिपोर्ट देती थी, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर है कि उसको विधायिका के सामने रखें। ये आप लोग इसको जो है स्टार करके इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इनकी कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं।
तो जैसे कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था आर्टिकल 53, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जितने भी काम होंगे, जो भी होगा, सब कुछ किसके नाम पे फाड़ा जाता था? प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो किसके नाम पे जाएंगी? वो जाएंगी गवर्नर के नाम पे, ठीक है, वो गवर्नर के नाम पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट नियुक्त करता था किसको? सेंट्रल जो हमारे पीएम है, और पीएम के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करता था। वैसे जो गवर्नर होंगे इनको भी सेम पावर, क्या? सीएम और स्टेट के जो स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर। अब बात करते हैं कि इनके पास में एक एक्स्ट्रा पावर है, वो है कि ये जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। कहाँ से? 4 स्टेट से। 4 स्टेट कौन कौन से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके ऊपर जस्ट देखेंगे झारखंड, झारखंड के नीचे कौन है? ओडिशा। तो इसको मैप में ही याद रखिएगा, जैसे जैसे ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद रखिएगा। 4 जगह ये जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये इसलिए नियुक्त होते हैं कि यहाँ पे जनजातियाँ बहुत बड़े लेवल पर हैं, जिससे उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके अच्छे से, तो इसलिए उनकी नियुक्ति होती है। अब बात करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। जैसे आप लोग फाइनेंस कमीशन देखते हैं, सेंट्रल के लेवल पे हर 5 साल पे नियुक्ति होती है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट कौन सा था? 15वां फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। और ये इन्होंने कितने का दिया था? 41% का। ये तो हो गया करंट का। सेम इसी प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? ये करने वाले हैं गवर्नर, ठीक है। लेकिन जो इनको हटाने का वो है, डायरेक्ट गवर्नर इनको नहीं हटा सकते हैं। जिस प्रोविज़न से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, सेम इसी प्रोविज़न से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। लेकिन इनको हटाने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के। तो ये भी आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। वैसे हम लोग जो है, चाहे एसपीएससी हो या फिर फाइनेंस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे का एक टेबल में ही हम लोग करेंगे। जब आगे हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी, इन तीनों का जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे एक ही बार में हम लोग सारा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उनके पावर्स क्या हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है, स्पेशल पावर क्या है, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। अब बात करते हैं कि एसपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। हटाने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। इनका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356, ठीक है। जब हम लोग इमरजेंसी करेंगे वहाँ पे अच्छे से इसके प्रोविजंस भी देखेंगे। बस अभी इतना याद रखना कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का सिफारिश कौन करता है? ये हमारे गवर्नर करते हैं। कैसे करते हैं? वही आर्टिकल 365 के तहत अगर वो देखते हैं कि कोई अगर उस राज्य का अगर वो राज्य संवैधानिक रूप से अगर वो नहीं चल रहा है बराबर, ठीक है, तो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं देखो इस स्टेट की जो हालत है वो एकदम ख़राब हो चुकी है, ये संविधान का पालन नहीं कर पा रहे हैं या संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आप क्या लगा दो? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर, और ये चांसलर कौन होते हैं? ये हमारे राज्यपाल ही होते हैं। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारे गवर्नर करते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी वित्तीय शक्तियों की देखें तो जो बजट होता है, बजट को जैसे उधर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है इसको रखते हैं, ठीक है, विधायिका के समक्ष। वैसे यहाँ पे बजट के लिए पावर किसके पास में? इनके। आपको पता होगा बजट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बजट जैसा टर्म नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेम बजट अगर आप लोगों को आएगा तो बजट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। ऐसे मनी बिल इनकी पूर्व सहमति से आता है, ठीक है। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है लोकल बॉडीज के लिए उसकी नियुक्ति या उसको बनाने का काम कौन करता है? वो हमारे गवर्नर करते हैं। इस हिसाब से वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे कि ये सब कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी इनके पास में है। जैसे यहाँ पे वित्तीय शक्तियों में मैंने इसको शामिल नहीं किया है, ये बस स्टार लगा के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग डाल दीजिएगा। वहाँ पे ये होता है जैसे रॉयल्टी का निर्धारण किया जाता है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हम लोगों ने शेड्यूल 6 पढ़ा था ना, ये सब किस में आते हैं? चारों शेड्यूल
सिक्स में, उसमें 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा कैसे था, मेरा मित्र। ठीक है, MI से मिजोरम, TR से त्रिपुरा, और ER को हटा दो, ए से असम। ठीक है, ME से मेघालय। मेरा मित्र, ठीक है, ये कौन से शेड्यूल में है, 6 शेड्यूल में। 6 को उल्टा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 6 में 4 चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इनको क्षमादान का पावर है। इसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चला था। जब आप लोग देखेंगे कि तेलंगाना में जो केस हुआ था, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको माफ़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो उस टाइम पे ये विवाद लेके चला कि स्टेट के जो गवर्नर हैं इन्होंने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया। ठीक है, तो उस टाइम पे कई दिनों तक आर्टिकल्स आते रहे कि क्या स्टेट के जो गवर्नर होते हैं क्या उनको भी पार्डन करने का पावर है, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि बोल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, चाहे अगर आप लोगों का 2024 का अगर आप लोग मेंस देंगे, पक्का वहाँ पे डेफिनेटली कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए। जैसे इस बार जैसे गवर्नर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ उससे रिलेट करके कि गवर्नर को हटाए जाने का ऐसा समथिंग। ठीक है, तो जैसे गवर्नर पे क्वेश्चन बनता ही रहता है, तो आप लोग गवर्नर के पास में पार्डन की जो ये शक्ति है वो है कि नहीं है, आप लोग इस पे 2-4 आर्टिकल पढ़ के जाइएगा। इनके पास में सभी पावर है, जैसे कम्यूटेशन का हो गया, रेमिशन का हो गया, इस टाइप के रिप्राइव हो गया, ये सब पावर्स इनके पास भी है, जो कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले में देखा था। अब ये नहीं बताएंगे कम्यूटेशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, ये सब आप लोग वहाँ से कवर करिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनके पास में वही डेथ वाले मामले के लिए पार्डन की शक्ति नहीं है जो कि हमारे इसमें दिया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट देखेंगे तमिलनाडु वाले केस में, तो उसने बोला है कि गवर्नर के पास में भी ऐसी शक्ति है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, लेकिन वो कौन से, यहाँ पर अगर देखेंगे ये सब जो मामले हैं जिनमें इनको शक्ति है वो स्टेट वाले में के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो प्रेसिडेंट के पास में है वो जो सैन्य मामले हैं, सैन्य मामले, इसमें भी उनके पास में पावर है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन जो गवर्नर हैं, गवर्नर के पास में जो सैन्य मामले हैं इससे रिलेटेड माफ़ करने की पावर नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इस सेक्शन में। अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, इनकी जब नियुक्ति होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो परामर्श किससे करते हैं, गवर्नर से। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब नियुक्ति होने लगती है तो उस टाइम पे देखेंगे जो परामर्श जब करते हैं, ठीक है, जो अगर डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह की जब नियुक्ति होती है तो हाई कोर्ट किससे परामर्श करता है, गवर्नर से। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हाई कोर्ट के जज की जब नियुक्ति करनी है तो प्रेसिडेंट सलाह लेता है या विचार विमर्श करता है किससे, गवर्नर से। लेकिन जब हाई कोर्ट जो है नियुक्ति करने लगता है डिस्ट्रिक्ट जज की, तो उस समय नियुक्ति का कार्य कौन करता है, गवर्नर करते हैं, या कहीं उनके विचार विमर्श से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया अपना एक बार में गवर्नर की जो जो शक्तियां हैं वो हैं। अब हम लोग गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार में देख लेते हैं कि जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो 152 से लेके 162 तक तो सिर्फ गवर्नर से रिलेटेड है, लेकिन गवर्नर और कहाँ कहाँ गवर्नर का कार्य क्षेत्र आता है तो हम लोग वो सारे आर्टिकल्स एक ही जगह कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था जब पार्लियामेंट का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था तो वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्लियामेंट को अच्छे से कवर किया। फिर जो कुछ चीज़ें छूट गई थी उसके लिए हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल ही लेके आ गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो चीज़ें छूटी थी वो अगर जैसे 105 छूटा था या 117, 18 ऐसे कुछ आर्टिकल्स छूटे थे, उनसे रिलेटेड मामले छूटे थे तो आर्टिकल थ्रू कंप्लीट हो गए थे। तो सेम ऐसे गवर्नर से रिलेटेड अगर जो पॉइंट्स छूट रहे हैं या फिर अलग अलग जगह ना रहे एक ही जगह आ जाए तो हम लोग सारे आर्टिकल्स को यहीं पे कर लेते हैं। बात करते हैं कि आर्टिकल 153, यहाँ पे इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे प्रेसिडेंट का जो भी चीज़ आप लोग पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे 3-4, बस यहाँ पे क्या करना है, या तो +1 करना है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जगह -1 करना है। ठीक है, तो उससे +1 -1 करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि वहाँ पे आर्टिकल 52, इससे आपका रिवीजन भी दोनों होते रहेंगे। आर्टिकल 52 हम लोगों ने देखा था कि एक प्रेसिडेंट होगा, ऐसे आर्टिकल 153 इसमें +1 करो, ये 53 हो जाएगा 52 की जगह पे, और 100 तो आप लोग समझ ही जाओगे। ठीक है, कि 100 के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो स्टेट का वैसे एक गवर्नर होगा।
ऐसे 154 वहाँ पे 53 हम लोगों ने देखा था, 53 था सारी जो कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो किसके, जो भी ये कार्यपालिका वाले काम होंगे किसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे फाड़ा जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये किसके नाम पे, ये गवर्नर के नाम पे। तो +1 की है आर्टिकल 154। आर्टिकल 155 ये नियुक्ति से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जब प्रेसिडेंट में है तो वहाँ पे उनकी नियुक्ति होती है, फिर नियुक्ति के लिए क्या प्रोविज़न होते हैं वो होता था, ठीक है, कि उनका चुनाव का। यहाँ पे तो चुनाव जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ बस एक आर्टिकल याद रखिएगा 155। अब बात करते हैं आर्टिकल 56। जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था 56 था, वो था प्रेसिडेंट के पदावधि से रिलेटेड। ऐसे यहाँ पे भी जो हमारे गवर्नर को भी समझो कि एक प्रकार से केंद्र ही हटाती है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जो भी काम होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जब वही मोदी 56 इंच का सीना उनका देखते हो ना आप लोग, फेमस रहता है मीम्स में, तो जब 56 इंच का सीना दिखाते हैं तो प्रेसिडेंट को भी हटना पड़ता है, सेम ऐसे गवर्नर को भी हटना पड़ेगा, यानी 56 इंच का सीना पदावधि, तो ऐसे याद रखिएगा। आर्टिकल 59 ये किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो ये 9 है, 9 देखेंगे कि ये सा की तरह ही दिख रहा है, ठीक है, सा, ठीक, और ये पर जो है ये 5 की तरह दिख रहा है, इसको 1 को इधर ले लो। तो इसी में से आप लोग निकाल के एक विजुअल मेमोरी को एक्टिव करना होता है। तो ये हो गया शपथ का। अब बात करते हैं कि इनकी क्षमादान की शक्ति कहाँ पे है। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने इनमें हम लोगों ने +1 किया था, राइट। अब यहाँ पे -1 किया जाएगा, -1। जैसे हम लोगों ने 72 में देखा था, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का वहाँ पे था माफ़ करने का, तो 72 में से -1 कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -11 करना है, ठीक है, ये जो है -11 करके आएगा, ठीक है। वहाँ पे बस हम लोगों ने +1 किया, यहाँ पे -11 करना है। -11 करोगे तो 72 -11 क्या आ जाएगा, 61, ठीक है। और 100 के आगे वाला तो होगा ही, तो 161 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। 72 -11 कितना हुआ, 61, यानी कि 161 में क्षमादान की शक्ति है किसका, गवर्नर का। अब बात करते हैं कि 162 ये क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, या कहें उनकी सीमाएं कितनी होंगी, तो इसकी बात करता है। ऐसे वहाँ पे आर्टिकल 73 था, 73 -11 करोगे 62 आ जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 74 में देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की नियुक्ति से रिलेटेड मामले को। यहाँ पे -11 करोगे 163 आएगा। यहाँ पे वही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक क्या होगी, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा गवर्नर के सलाह के लिए। बात करते हैं आर्टिकल 165 की। वहाँ पे देखे थे कि आर्टिकल 76 में कौन थे, अटॉर्नी जनरल। यहाँ -11 कर दो, 6 में से 1 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 100 आगे कर लो तो 165 में कौन है, एडवोकेट जनरल, जिनको कि महाधिवक्ता बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 167 ये क्या है, सीएम का दायित्व दिया गया है कि अगर राज्य से रिलेटेड उनका सीएम का दायित्व है कि समय समय पर जो है गवर्नर को बताते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 167 में। हम लोगों ने देखा था ये चीज़ कहाँ पे था, 78 में, कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पीएम का ये कर्तव्य है कि प्रेसिडेंट को बताते रहें। तो 78 में से 11 घटाओगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 7 और 100 आगे कर लो 167। यहाँ पे सीएम का दायित्व की बात की गई है। ऐसे 174 सेशन का, वही सेशन का विघटन या फिर बुलाना ये सब है। वैसे सेशन से रिलेटेड मामले वहाँ पे 85 में था। 85 -11 करोगे 74, 174 में स्टेट से रिलेटेड जो भी सेशन के वो हैं वो सब हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 200 में क्या है, विधेयक को स्वीकृति देने की बात की गई है। ये कहाँ पे, आर्टिकल 200 में। वहाँ पे क्या था, आर्टिकल 111 था, 11 -11, ठीक है, 111 यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट से 11 घटा दोगे क्या हो जाएगा, 00। अब यहाँ पे 200 आगे लगा लो। तो 200 में क्या है, विधेयक पर स्वीकृति देने का। ऐसे 111 में क्या था, प्रेसिडेंट अपने स्वीकृति देती थी। 201 क्या है, प्रेसिडेंट के विचार के लिए कोई चीज़ रखना। वहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ तो था नहीं कि प्रेसिडेंट के लिए कोई अलग से रखे यहाँ पे, लेकिन गवर्नर के लिए ये चीज़ है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के विचार के लिए एक आर्टिकल 201 है। इसको बस आप लोग याद रखिएगा। 201 यानी कि जो गवर्नर हैं, गवर्नर इनके पास में एक पावर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक पावर गवर्नर के लिए, ठीक है। ये क्या है कि प्रेसिडेंट के विचार के लिए विधेयकों को रखना। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 213 किसकी बात करता है,
स्टेट में जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसकी बात करता है। स्टेट में देखेंगे, अगर सेंट्रल में बात करेंगे, सेंट्रल में है 123 है, 1 2 3, 1 से याद रखना सेंट्रल, 2 से याद रखना स्टेट, ठीक है। लेकिन जब स्टेट की ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है 2 पहले आ जाएगा, 1 3, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 233 किसकी बात करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। ये आर्टिकल 233 इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसी में से मैक्सिमम टाइम चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या फिर इवन यूपीएससी में भी यहाँ से आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स देख लिए और जो उससे रिलेटेड मामले थे वो देख लिए। यहाँ से आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर ही हो गई होंगी। तो आगे के वीडियोज में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और सीएम के बारे में जो चीज़ें हैं, अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले ज़्यादा 8 से 9 लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि देख रहे होंगे कि अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें हैं लगभग 60 to 70% चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। यहीं से लगभग चीज़ें आती रहती हैं। जैसे आप पीवाईक्यू उठाएंगे चाहे किसी भी एग्जाम का, तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, इसको रिवीजन मोड में डालिए। इसके साथ में पीवाईक्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मार्केट में जाओ, जो भी बुकलेट्स हैं, चाहे वो दृष्टि के या फिर विजन के, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र हो। वो जैसे आपको जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं, वो समझो कि एक प्रकार से मैप का ही काम करते हैं। वो आपको बताते रहते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, ठीक है। तो वैसे करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। वैसे यहाँ पे जो भी मैं कराता हूँ, भले ही मुझे ये सब चीज़ें तैयार करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि जो भी चीज़ें आपके पास में आए वो टू दी पॉइंट हो, वो ट्रिक के साथ में फ़नी वे में आपके माइंड में वो चीज़ें चली जाएं। क्योंकि एट द लास्ट कहीं से आप पढ़ के आते हो, पढ़ना खुद ही से रहता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ो, अगर आधे घंटे 40 मिनट दे रहे हो, तो वो चीज़ें क्लास में ही आप लोग अच्छे से उसको रिटेन करके जाओ, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा। और जैसा भी रहे चीज़ों को, जैसे अभी आप ही लोग हैं कि आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ ये भी रहती है कि जैसे आप लोग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप लोग देखो, वहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने के बाद आपको एहसास होती हैं। पहला, यहाँ पे मैंने पाया क्या कि या तो पेड क्लास के लिए आपको बुलाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा भाग आपको देंगे, फिर जिससे आप लोग उनके पेड क्लास में आओ पूरा पढ़ने के लिए। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, न तो मुझे क्लास कोई स्टार्ट करनी है, न तो ऐसा कोई मेरा मोटिव है। दूसरा, या तो आपको थोड़ी सी उस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता के डर पैदा किया जाता है कि यार ये चीज़ इतना टफ है, ये चीज़ इतना टफ है। या तो फिर आप पॉलिटी का कोई भी सेक्शन देखो, उसको देखने के बाद आपको ये एहसास नहीं होगा कि यार ये तो सच में ही टफ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग साथ में धीरे धीरे चलते रहिए। जीएस के जितने भी पेपर्स हैं उनको मैं मैक्सिमम ये कोशिश करूँगा प्री मेंस का चलता रहे, लेकिन वो अगर वहाँ पे 70% चीज़ें प्री की हैं, वहाँ पे 20 to 30% चीज़ें मेंस की भी निकल के आएंगी। तो ऐसे हम लोग करेंगे। बाकी क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्री को लेके, जैसा कि हम लोगों ने भी जब उत्तराखंड का दिया था, वहाँ पे 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे। सिलेक्शन कितने का हुआ? 4300 का। फिर धीरे कुछ सीटें कुछ लोगों को और शामिल किया गया था कोर्ट के थ्रू। तो लेकिन मेंस इतने ही लोग लिखते हैं। ऐसे यूपीएससी में भी देखते हैं, पीसीएस में भी। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को फाइट करनी है आप लोगों को, वो करनी है प्री को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रही है। बाकी मेंस के लिए आप लोग द हिंदू या फिर दैनिक जागरण का जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बात करने के लिए मैं सोचता हूँ कभी लाइव आऊँ तो आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम हो उनको भी डिस्कस किया जाए। लेकिन यहाँ पे नेट के इशूज रहते हैं या अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। कुछ दिनों में सारी चीज़ें जैसे ही ठीक होती हैं, फिर हम लोग अच्छे से अपना एक दिन लाइव का भी रखेंगे, 1 से 2 दिन, तो उसके साथ में चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप उसको लाइक शेयर दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए जिनको भी इनकी नीड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट में इसीलिए बोला कि जो लोग रुके हैं वही सुनेंगे, बाकी जिनकी अपनी क्लास हो गई है वो लोग अपना जिससे जा सकते हैं, उनका लॉस ना हो। तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी, पहले पढ़ेंगे, अगर 2-4 मिनट अगर हम लोग को बात करनी रहेगी किसी टॉपिक पे या कोई भी चीज़, तो हम लोग लास्ट में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके।